हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आपके अपने करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं 17 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक, जो आपके यूपीएससी 2027-28 को टारगेट करते हुए मैंने कंपाइल किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपके जो स्टडी है, उसका करंट अफेयर है, उसका बेहतर रिवीजन आपका हो पाएगा। तो चलिए आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। अगर ये नहीं बनाए बेटा, सुन लेने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। और मैं इसमें टू द पॉइंट काम की चीजें ही आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपका काम का है। तो बस इसको करिए और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, दूसरों तक पहुंचाइए इसको, जिससे कि अच्छी चीज उन लोगों तक पहुंच सके जो जरूरतमंद हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो वीडियो को लिंक लीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए, अपने टेलीग्राम पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, या अपने किसी अदर सोशल मीडिया पर। इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं सब लोगों के लिए। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम जो चैनल है ज्वाइन नहीं किया इस क्लास की पीडीएफ वगैरह के लिए, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम नहीं बल्कि क्या है, इंस्टाग्राम, उसका बारकोड है, इसको कर लीजिए। और ये मेरे एक कांटेक्ट डिटेल है, अगर आप में से कोई भी मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना चाहता है, कोई डाउट क्लियर करना चाहता है, तो फटाफट आप मुझे यहां पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला टॉपिक जो दोस्तों, वो है आपका कोरकू आदिवासी और उनका नागरिक आंदोलन। अब यहां पर कोरकू आदिवासी को लेकर के पहला टॉपिक यही बनता है कि ये चर्चा में क्यों रहा, तो ये हमको जानना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर के 150 गांवों के कोरकू समुदाय ने वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली। तो हमको यही पता होना चाहिए कि कोरकू आदिवासी समुदाय कहां का रहने वाला है, आंदोलन क्यों किया, एक बाद का मुद्दा है, लेकिन पहले यह जानना चाहिए। यानी कि अब इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, प्राचीन और शांतिपूर्ण अनुसूचित जाति है ये, अनुसूचित जनजाति। यह गोंड जो जनजाति है उसके करीब रहते हैं, लेकिन इनका संबंध मुंडा जनजाति से भी है, जो कोलारियन जाति समूह से माने जाते हैं। तो मुंडा से भी है और गोंड से, दोनों से इनका करीब का संबंध है। ये इनकी जो कोरकू भाषा है, यूनेस्को ने 196 संकटग्रस्त भाषाओं में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और सबसे बड़ी चीज, ये मुख्यतः मध्य प्रदेश के खंडवा और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व में फैले हुए हैं। ये रहा, इस क्षेत्र में ये ज्यादा फैले हुए हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व ये रहा, और खंडवा का ये इलाका है, तो यहां पर ये रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जीएस का आर्ट एंड कल्चर वाला, इकोलॉजी का, एनवायरमेंट, दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी जो वन भूमि है उसके संरक्षण के लिए काम कर रहा है। अब बात आती है कि इसका कंसेप्ट क्या है संस्कृति और वन अधिकार अधिनियम को लेकर के। तो देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट, देखिए इनकी पारंपरिक स्थानीय स्वशासन प्रणाली को चावड़ी स्वशासन कहा जाता है। ये इनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है। दूसरा, ये पूर्वजों की याद में मुंडा नामक एक लकड़ी या पत्थर के स्मारक स्तंभ स्थापित करते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा, इनका पारंपरिक नृत्य जो है गादली, जिसमें महिलाएं चिटकोला वाद्य यंत्र बजाती हैं। ये रही, चिटकोला वाद्य यंत्र ये रहा, ठीक है ना। गादली नृत्य है, चावड़ी पंचायत है, मुंडा स्तंभ है जो आपके लकड़ी या पत्थर के बने होते हैं। साथ के साथ महिलाएं माथे पर बनने वाले खास ज्यामिति टैटू, कापर गुदाई कहा जाता है, ये रहा एक विशेष, ये इस्तेमाल करते हैं कापर गुदाई। तो ये चारों चीजें बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये पॉइंट दिया हुआ है। इसको ढंग से तैयार कर लीजिए। कोरकू जनजाति की ये चार विशेषताएं, ये आर्ट एंड कल्चर वगैरह में कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये ध्यान रखना। पर्यावरण दृष्टिकोण से देखा जाए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत कानूनी मान्यता केवल उन्हें मिलती है और 13 दिसंबर 2000 से पहले जो वन भूमि पर काबिज हो। अब 13 दिसंबर 2000 पहले से जो काबिज हैं, अब बाहर के लोग बाद में आकर के उस पर कब्जा कर रहे हैं, तो वो उनका अधिकार नहीं बनता। फॉरेस्ट राइट एक्ट इनके फेवर में बात करता है। कोरकू जनजाति की अनूठी संस्कृति
और एफआरए 2006 का विवाद प्रीलिम्स के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये आपको समझना चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक। ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारे गवर्नेंस सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना इकोनॉमी के लिए जीएस पेपर 3, इसमें हम सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए की भारी बजट के साथ नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी है, जो पुरानी पीएलआई योजना का स्थान लेगी। पीएलआई बोले तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसकी जगह पर यह लागू की गई है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। कंडीशन क्या है कि भारत अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता हो गया है, यानी कि हमारे अपने देश के 99.2% मोबाइल फोन इंडिया में बनते हैं। 2025 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया, सबसे बड़ा। 2025 में भारत में घरेलू मूल्यवर्धन केवल 24% है, जबकि चीन में 38% है। यानी मूल्यवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन थोड़ी सी चाइना के कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम है। अब भारत में मूल्यवर्धन 24% और चीन में 38% है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर जैसे मूल्य वाले पार्ट्स अभी भी हमें आयात करने पड़ते, इसलिए हमारे यहाँ मूल्यवर्धन की कमी है। क्योंकि इसके लिए लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है सेमीकंडक्टर यूनिट वगैरह लगाई जाए, और लगातार गुजरात वगैरह में सेमीकंडक्टर के लिए काम चल भी रहा है। अब की पॉइंट क्या है, इसके की पॉइंट ध्यान रखिएगा। यह योजना 5 साल तक चलाई जाएगी, 2026-27 से लेकर के 31 तक, ठीक है ना। भारत में बने मोबाइल फोन की बिक्री पर 2.5 से लेकर के 5% तक का बेसिक इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी 2.5 सवा 2 से लेकर के 5% तक। लोकलाइजेशन बोनस अलग मिलेगा। पुर्जे भारत से खरीदने पर 1.5% का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अगर कोई कंपनी मोबाइल फोन बनाती है, पुर्जे भारत से ही खरीदती है, तो ये अलग से आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारतीय ब्रांड द्वारा घरेलू रिसर्च और डिजाइन करने पर 30% का अतिरिक्त सहायता मिलेगी। अगर कोई भारतीय ब्रांड भारत में रिसर्च करता है, अपनी चीज डिजाइन करता है, तो 3% का एक्स्ट्रा आपको बोनस मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यह योजना भारत को केवल असेंबलिंग से निकाल करके एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की दिशा में एक वैचारिक बदलाव है। ये रहा, तो एक जगह पर मैंने तीनों चीजें आप लोगों को कंप्लीट कर दी हैं कि किस किस में कितना कितना आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये रहा आपका कंसेप्ट। ओके, क्लियर। चलिए, तो इस तरह से देखिए, इनमें से एक भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं बताया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। सारा का सारा नोट कर लीजिए, आराम से खोलिए, देखिए और नोट्स बना लीजिए। चलिए अगला आते हैं। ये भी आपके इकोनॉमी एग्रीकल्चर के यूरिया के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति 2026 निपू, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान इन यूरिया, सरकार ने घोषित किया। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निपू 2026 को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। भारत में यूरिया की सालाना मांग 40 मिलियन टन है, ये पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरा, घरेलू उत्पादन लगभग 24.94 मिलियन टन है, यानी कि लगभग देखा जाए तो 13 लाख मिलियन टन, वो 13 मिलियन टन हमारे यहां इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी 10 मिलियन टन की कमी हमें विदेश से आयात से पूरी करनी पड़ती है। कम से कम 10 मिलियन टन तो मंगाना ही पड़ता है। और इस नीति का लक्ष्य है 8 से 9 नए गैस आधारित प्लांट लगा करके 10 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करना। तो ये जो एक्स्ट्रा गैप है, इसको फिल करने के लिए किया जा रहा है कि भाई ये किया जाए। तो कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ओके, क्लियर। अब चलिए, अब इसमें की पॉइंट क्या है, देखिए की पॉइंट ये है कि भाई इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो ये है कि सब्सिडी गणना में स्थिर और परिवर्तनीय लागत को अलग रखा जाएगा। अब जो यूरिया वगैरह और अन्य चीजें हैं, उसके लिए जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें लागत और परिवर्तनीय लागत, तो जो स्थिर लागत है, दोनों को मैनेज किया जाएगा। निवेशकों को गारंटीकृत रिटर्न देने के लिए 12 से 16% का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, तय किया गया है कि भाई इतना आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी मिलेगा मिलेगा। ये रहा, 12 से 16% तक आप निवेश कीजिए। विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाने के लिए 4 साल बाद लागत को पूरी तरह रुपए में बदलने की अनुमति हो जाएगी।
अगर कोई विदेशी निवेशक चाहता है या कोई भी घरेलू निवेशक चाहता है, तो डॉलर के बजाय हम 4 साल बाद इसको रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। इन पारदर्शी नियमों से सरकार को प्रति प्लांट लगभग 250 करोड़ रुपए की अधिक से अधिक की बचत हो जाएगी। सो दीज आर द 4 की पॉइंट्स जिनको आपको समझना है। यानी कि यह नीति वैश्विक बाजार में झटकों से भारतीय कृषि को बचाएगी और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करेगी, जिससे कि हम अपना खुद का भारत में प्रोडक्शन कर सकें प्रॉपर तरीके से। अब बताइए, तो ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए? क्यों भाई? अच्छे है ना? चलो, अब आते हैं अगला। एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा संत रविदास का, उसी से जुड़ा हुआ है रविदासिया समुदाय। इसको लेकर के अभी हाल फिलहाल में एक संकट हुआ। पंजाब के भगवाड़ा में रविदासिया समुदाय के हजारों लोगों ने जनगणना में अपनी एक अलग जनसंख्या पहचान की मांग को लेकर एक सम्मेलन किया है कि हमारी अलग से मांग की जाए। ठीक है ना? ये हमारी जो अलग जो मांग है, हमको अलग तौर पर दर्शाया जाए, अलग धर्म के तौर पर, अलग समूह के तौर पर हमको किया जाए। एक्चुअली में देखिए, ये जो रविदासिया है, इनके बारे में बात करेंगे। यह मुख्य रूप से पंजाब के दोआब क्षेत्र में केंद्रित एक प्रमुख दलित समुदाय है, पंजाब में है मूलतः। 15वीं सदी के समाज सुधारक और कवि संत गुरु रविदास के अनुयायी हैं। 2009 में इंपॉर्टेंट तौर पर ध्यान रखिएगा, वियना में एक हिंसक हमले के बाद 2010 में सिख धर्म से अलग इन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान की घोषणा कर दी। वियना में इन पर अटैक हुआ, इस समुदाय के लोगों पर, और सिखों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि हम सिख समाज का एक हिस्सा नहीं है, हम अलग रहना चाहते हैं। और इसी वजह से ये गुरु ग्रंथ साहब को की जगह पर ये अमृतवाणी को अपना मुख्य पवित्र ग्रंथ मानते हैं। हमारी अमृतवाणी है, हम उसको नहीं मानते, गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मानते। बेसिकली देखा जाए तो संत रविदास का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र कहां था? होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला के क्षेत्र में, दोआबों के क्षेत्र में। ये वहां पर उन्होंने कार्य क्षेत्र किया। तो ये एक मुद्दा रहा है, ठीक है ना? अब संत गुरुदास निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। निर्गुण भक्ति यानी कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, मूर्ति पूजा, जाति पूजा, इन सारी चीजों के विरोधी थे। ओके, उन्होंने बेगमपुरा दुखों रहित शहर की कल्पना की, जो एक वर्ग विहीन, जाति विहीन समाज का एक हिस्सा है। बोले बेगम यानी कि जिन्हें कोई गम ना हो, और अल्टीमेट जहां पर कोई जाति ना हो, कोई दुख ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो, उसका एक नया शहर बनाने की कल्पना की। समुदाय का अपने एक स्वतंत्र धार्मिक प्रतीक है जिसे हर कहते हैं, जो ईश्वरी ज्ञान को दर्शाता है। हर, ये रहा, ठीक है ना? इन्हें अलग बॉक्स में ना होने के कारण जनगणना में हिंदू या सिख श्रेणी में खुद को दर्ज कराना पड़ता है। इनकी अलग पहचान नहीं है, इसलिए चाहते हैं कि या तो हिंदू में काउंट किया जाए, ये चाहते हैं कि हमको अलग रखा जाए। संवैधानिक दृष्टिकोण, समुदाय का तर्क है कि सरकार द्वारा उनकी अलग पहचान को मान्यता न देना अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ये रहा, तो अनुच्छेद 25 से ये जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों के प्रॉपर तरीके से क्लियर हुए। एवरीबॉडी, रविदासिया, संत रविदास, जिन्हें रैदास भी कहते हैं, ठीक है ना, वही है, ये ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, कैपेसिटीज। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। कैपेसिटीज प्रोजेक्ट शहरी जलवायु का लचीलापन से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया? कैपेसिटीज प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे होने पर स्केलिंग अर्बन क्लाइमेट रिसाइलेंस नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। किसका? कैपेसिटीज के 10 साल पूरे होने पर स्केलिंग अर्बन क्लाइमेट रिसाइलेंस, इसको लेकर के सम्मेलन किया गया। एक्चुअली में कैपेसिटीज की शुरुआत 2016 में स्विट्जरलैंड दूतावास के वित्तीय सहयोग से हुई थी। इसका उद्देश्य था भारतीय शहरों में लो कार्बन और जलवायु अनुकूल विकास करना है। क्लाइमेट रिसाइलेंस डेवलपमेंट, जलवायु के अनुकूल विकास हो और कार्बन कम से कम उत्सर्जित हो, ऐसा विकास करने को बढ़ावा देना है, ठीक है ना? NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और ICLEI साउथ एशिया द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। इसको लागू कौन कर रहा है? ये रहे, मैंने पहले ही कहा, इनमें से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो।
एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये उसका पूरा बैकग्राउंड है। यह प्रोजेक्ट भारत के 8 प्रमुख शहरों कोयंबटूर, अहमदाबाद, उदयपुर में काम कर रहा है। कितने शहरों में? 8 में। अगर पूछा जाए सभी शहरों में लागू है? नो, ओनली 8 सिटीज। ये रहा। तो 3 तो प्रमुख है, ये रहे 3, टोटल मिलाकर के 8 है ये। ठीक है, ओके एवरीबॉडी। कैपेसिटीज किसने बनाया? अब बात आती है शहरों में क्लाइमेट फाइनेंस और नेट जीरो का लक्ष्य कैसे है। देखिए, इस प्रोजेक्ट ने 8 शहरों के लिए विस्तृत जलवायु कार्य योजनाएं बनाई हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट जो प्लान है वो सब बनाए। 6 शहरों की नगर पालिकाओं में स्थायी क्लाइमेट सेल बनाया गया है। 6 शहरों में स्थायी क्लाइमेट सेल बनाया गया। इसके तहत इसने लगभग 70 मिलियन डॉलर, जिसे हम 7,142 बिलियन रुपए के बराबर काउंट करते हैं, बैंक योग्य जलवायु निवेश प्रोजेक्ट्स की पहचान की है। किसमें इतना निवेश किया जा सकता है। और शहरों के लिए नेट जीरो और एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े हुए टूल किट लॉन्च किए गए हैं कुल मिलाकर के। तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा कंसेप्ट है। अब एनवायरमेंट एंगल क्या है? यह पहल सीधे तौर पर कोप 26 में घोषित भारत के पंचामृत लक्ष्यों और 2070 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को समर्थन करती है। ये रहे। तो 2026 का जो मैक्रो प्लान है पंचामृत, 5 जो मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं उसके तहत है। उसमें कैपेसिटीज है और ये फिर आपके शहरों में 8 शहरों में लागू है, जिससे कि वहां पर डेवलपमेंट इको फ्रेंडली हो, जीरो एमिशन का हो। ओके, क्लियर। अब आता है अगला टॉपिक, ग्रेटर ट्यूनअप द्वीप। ये रहा विवाद। अब ये ग्रेटर ट्यूनअप द्वीप है कहां, क्या विवाद है? आप लोगों ने अभी हाल ही में हॉर्मुज का नाम तो खूब सुना होगा, रट गया होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। शायद पहले कभी 4-6 साल पहले इतना नाम भी जानते हो, लेकिन अब तो जान गए। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ग्रेटर ट्यूनअप द्वीप पर ईरान की नौसेना के भूमिगत मिसाइल बंकरों को नष्ट करने के लिए हवाई हमले किए हैं। ये रहा, ये यूएई है और ये है आपका, यहां पर है ग्रेटर ट्यूबर आइलैंड, और यहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वहीं पर उसकी भूमिगत मिसाइल बंकर है, जिसके अंदर मिसाइलें रखी हुई हैं। और ये किसकी है? ईरानी नौसेना की। यह 10 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा द्वीप है जो फारस की खाड़ी के पूर्व में स्थित है और बिल्कुल गल्फ ऑफ स्टेट के बिल्कुल मुहाने पर है। 1971 से इस द्वीप पर ईरान का सैन्य नियंत्रण है। संयुक्त अरब अमीरात भी इसे अपना क्षेत्र मानता है, जिससे एक स्थायी विवादित क्षेत्र भी है, लेकिन कब्जा ईरान का है कुल मिलाकर के। अब बात आती है कि कंडीशन क्या है। हॉर्मुज जो है दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करने वाला आपका ट्रांसपोर्ट करने वाला एरिया है। ईरान इन द्वीपों पर अपनी रक्षा पंक्ति अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर मानता है कि ये हमारे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अनसिंक्रेबल है, ये सिंक्रे नहीं होते, मानता है। और यहां कोई भी सैन्य हमला वैश्विक तेल आपूर्ति को तुरंत बाधित कर सकता है। यहां पर तनाव बढ़ने से भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए महंगाई का एक भारी जोखिम पैदा होता है। सोचिए, फिर से शुरू हो चुका है यह क्षेत्र, संघर्ष क्षेत्र जो है यूएई बनाम ईरान फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बीच महाशक्तियों के भिड़ंत को दर्शाता है। इसको आप समझ लीजिएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब एक इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महानंदा वन्य जीव अभयारण्य और ईएसजेड सीमा। अब ये चर्चा में क्यों आया? पहली बात तो ये होना चाहिए कि महानंदा है कहां। ओके, चलिए बात करते हैं महानंदा। पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरी विकास को देखते हुए महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास को इको सेंसिटिव जोन के 5 किलोमीटर से घटाकर के 1 किलोमीटर करने का फैसला किया है। यस, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के इको सेंसिटिव जोन को 5 किलोमीटर से घटाकर के मात्र 1 किलोमीटर कर दिया। बोला कि इतना ही इको सेंसिटिव जोन है, 5 किलोमीटर नहीं है। इसलिए विवाद आया। महानंदा देखने में लगता है कि ये कहीं महाराष्ट्र एमपी के क्षेत्र में होगी महानदी का एरिया, लेकिन ये है बंगाल में। यह पूर्वी हिमालय की तलहटी में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में स्थित है। यह अभयारण्य 2 प्रमुख नदियों तीस्ता और मेची के बीच में बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऊपर आपकी तीस्ता नदी है और नीचे आपकी मेचा नदी है। ये रही, इन दोनों के बीच में, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के बीच में ये रहा।
1959 में रॉयल बंगाल टाइगर और इंडियन बाइसन गौर को बचाने के लिए इस अभयारण्य को बनाया गया और 300 से अधिक प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां यहां पर रहती भी है, 300 से ज्यादा। तो इसका ध्यान रखिएगा, मैची नदी के ऊपर और तीस्ता नदी के साइड में ये मौजूद है। तो कौन कौन सी नदियां हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ध्यान रखना, संडे को मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आएंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, फिर ये मत कहना कि सर ये क्या हुआ। ठीक है। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? ईएसजेड का उल्लेख वन्यजीव अभयारण्य 1972 में नहीं है, ध्यान रखना, नहीं उसके अंतर्गत। इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है, एनवायरमेंट के अंतर्गत, ध्यान रखना। सामान्य मानक के अनुसार ईएसजेड का दायरा 10 किलोमीटर तक होना चाहिए। प्रतिबंधित गतिविधियां यहां पर, जहां पर ईएसजेड होगा वहां वाणिज्यिक खनन नहीं होगा, प्रदूषणकारी उद्योग नहीं होंगे, पन बिजली परियोजनाएं नहीं होंगी। प्रोत्साहित गतिविधियां, आप यहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, जैविक खेती कर सकते हो, इको टूरिज्म बना सकते हो, ये तो कर सकते हो। अब ईएसजेड का दायरा घटना वन्य जीवों के प्राकृतिक कॉरिडोर को बाधित करता है और मानव पशु संघर्ष को बढ़ाएगा, क्योंकि जब वो सेंसिटिव जोन से बाहर हो जाएगा, पहले सोचिएगा इतना था, 5 किलोमीटर का था, अब इसको घटा करके 1 किलोमीटर कर दिया जाएगा, तो ये एक्टिविटीज खुल जाएंगी, जबकि मानक है इतना तक। तो जब इतनी सारी एक्टिविटीज खुल जाएंगी तो लोगों का आना जाना होगा और आपके पशु पक्षी बाहर निकलेंगे, मनुष्यों से टकराएंगे, हिंसा होगी, दोनों तरफ के जो जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सब मारने मारने का खतरा पैदा होगा। ठीक है ना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, इकोनॉमी आपके GS1 में इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लेकर के। नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आवध सिंहेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, इंपॉर्टेंट है। देखिए, तमिलनाडु के थुक्काची में स्थित 12वीं सदी के आवधेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार को प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड किसे मिला है, किस मंदिर को मिला है उसके जीर्णोद्धार के लिए। तो ये रहा कंडीशन, यह इसकी बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो देखिए, यह बाद के चोल काल 11वीं सदी का एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। इसकी इस शुरुआत सम्राट कुलोत्तुंग फर्स्ट ने की थी और उनके पुत्र विक्रम चोल ने इसको पूर्ण करवाया था। दीवारों के शिलालेखों में इसकी इस जगह को विक्रम चोलेश्वरम कहा गया है, विक्रम चोलेश्वरम कहा गया है। यूनेस्को ने इसे लिविंग हेरिटेज का शानदार मॉडल माना है, जहां ऐतिहासिक पहचान खोए बिना आज भी दैनिक पूजा की जाती है। यह पूरा मंदिर विक्रम चोलेश्वरम, ये रहा, तो भूलिएगा नहीं, वही मंदिर, वही स्ट्रक्चर, वही मंडप, वही सारी चीजें, वही द्रविड़ शैली की परंपरा। ये रहा। अब यह मंदिर जो है काराकोविल शैली की दुर्लभ उदाहरण है। काराकोविल शैली यानी कि एक विशेष प्रकार की बनाने की शैली है, काराकोविल स्टाइल का ये रहा, जिसमें कंडीशन ये होती है, कोई सीमेंट नहीं लगाई जाती, कोई मोटर नहीं लगाई जाती, ट्रेडिशनल लाइम मोटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से, सीमेंट नहीं होती, और साथ के साथ इंटरलॉकिंग ब्लॉक भी होते हैं, यानी कि थोड़ा सा चूना लगाया जाता है और इंटरलॉकिंग तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस शैली में पूरा गर्भ एक रथ के आकार का होता है, जिसे हाथी और घोड़े खींच रहे हों, तो इसमें जो है इस तरीके का बनाया जाता है, ये रहा। और स्टोन के हाथी या घोड़े होते हैं जो इसको रथ को खींच रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यह भगवान शिव के अवतार भगवान सर्वेश्वर की सबसे पुरानी जीवित पत्थर की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। कौन सा आपका मंदिर है, कौन सा रूप है? भगवान सर्वेश्वर, भगवान शिव का एक अवतार है। आधुनिक जीर्णोद्धार में आधुनिक कंक्रीट की जगह पारंपरिक चूने और पत्थर की इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, यही है आपकी काराकोविल स्टाइल, ये ध्यान रखना। यह परियोजना दर्शाती है कि स्मारकों को केवल म्यूजियम बनाने के बजाय मूल भौतिक विज्ञान के सम्मान कर उन्हें जीवित रखा जा सकता है पूरी तरीके से। इट इज क्लियर एवरीबॉडी? ओके, चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला, सेमीकॉन 2.0 यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी
दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में माइक्रोचिप के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को आधिकारिक मंजूरी दे दी। भाई देखिए, आपको कई सारे क्षेत्रों में अगर काम करना है तो आपको सेमीकंडक्टर्स आपको डेवलप करने होंगे, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे व्हीकल्स हो या कोई भी हो, और इन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसलिए लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है कि सेमीकंडक्टर की चिप और सेमीकंडक्टर यूनिट यहां पर लगाई जा सके। सेमीकंडक्टर आधुनिक कंप्यूटिंग, एआई और रक्षा उपकरणों के लिए बुनियादी ढांचे हैं। सेमीकॉन 1 76,000 करोड़ की लागत का ही एक विस्तृत चरण था। उसका ये अगला चरण है सेमीकॉन 2। इस योजना के माध्यम से 4 लाख करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है, और इस चरण में माइक्रोन और काइन्स जैसी कंपनियों ने भारत में काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पहला चरण ये था 76,000, दूसरा ये रहा 1,27,000 करोड़। अब इसमें असेंबली पर नहीं बल्कि 6 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है। ये रहे एडवांस R&D, टैलेंट, डिजाइन, मटेरियल, फैब्रिक्स और एटीएमपी। इन सारी चीजों को कॉम्बिनेशन करके अपने प्रोडक्शन पर देना है। यानी कि इसमें चिप डिजाइन से लेकर कच्चे माल, उन्नत R&D और उसका स्वदेशीकरण शामिल है। सरकार सिलिकॉन फैब स्थापित करने के लिए 40% पूंजी सहायता आपको देगी। यानी कि अगर आप सिलिकॉन फैब यहां पर डेवलप करते हो तो 40% की आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, कैपिटल सपोर्ट। एडवांस पैकेजिंग, हम एटीएमपी ऑफसेट बनाने के लिए 35% की सहायता मिलेगी अगर आप एडवांस लेवल पर हब बनाते हो तो ताइवान के जलडमरू मध्य में तनाव को देखते हुए यह योजना भारत के ग्लोबल चाइना +1 रणनीति के तहत एक सुरक्षित हब बना लेगी। ये समझ लीजिएगा, ताइवान से लगातार एक चाइना का संघर्ष चल रहा है, तो इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत एक बहुत अच्छा मौका है भारत के पास इसको डेवलप करने का। ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन और आया था, एक नया समस्या और आई आपकी, वो है कुडनकुलम। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र केंद्र है और वहां के डाटा में एक सेंधमारी हुई है, डाटा लीक हो गया, 19,000 फाइलें आपकी लीक हो गई। यस, वर्ल्ड लीक्स नामक एक रैंसमवेयर ग्रुप ने डार्क वेब पर भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम की 14.3 जीबी की संवेदनशील डाटा लीक कर दिया डार्क वेब में। और ये कुडनकुलम परियोजना त्रिवेली में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये रसिया के सहयोग से विकसित किया गया था और वीवीईआर है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है ये, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है 6,000 मेगावाट की है। और इसमें थर्ड और फोर्थ जो यूनिट अभी बन रही है उसका डाटा लीक हुआ है, यानी कि पहली दूसरी जो ऑलरेडी रनिंग है उसका कोई डाटा लीक नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये आपके जीएस पेपर थी, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सबसे जुड़ा हुआ है, इसका डाटा लीक हुआ। अब की पॉइंट क्या है, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन का खतरा। देखिए, भारत के परमाणु सिस्टम एयर गैप्ड सिस्टम होते हैं, यानी कि वे पब्लिक इंटरनेट से पूरी तरह कटे हुए होते हैं। ध्यान रखना, हैकर सीधे नेटवर्क के बजाय थर्ड पार्टी वेंडर्स सप्लाई चेन ट्रैप को निशाना बनाते हैं, जिसमें निजी कॉन्ट्रैक्टर कम सुरक्षित सर्वर पर ब्लूप्रिंट रखते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स जो इसमें अपनी सप्लाई करते हैं, मटेरियल की, बिल्डिंग बनाने की, सारी चीजों की, तो अपना डाटा कम सुरक्षित ब्लूप्रिंट पर सर्वर पर रखते हैं और वहीं से उन्होंने हैक किया है, जहां से आसानी से हैक किया जा सकता है। सर्ट इन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाला है, उसने इस घटना की फॉरेंसिक जांच कर रहा है, शॉर्ट इन। लेकिन यह लीक दर्शाता है कि 100% एयर गैप जैसी कोई चीज नहीं है, यानी कि हम किसी भी सिस्टम से पूरी तरह कट नहीं सकते। लेआउट लीक होने से दुश्मन देश फिजिकल सेवाटोज की सटीक योजना बना सकते हैं। ये रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम टोटली किसी ना किसी से कनेक्ट हो जाए, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी थ्रू के आप वहां से जुड़ ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारा बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, पलानी मठ, इसकी भूमि विवाद को लेकर के न्यायपालिका की भूमिका। अभी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु के पलानी में स्थित अरुलमिगु मठ की 100 करोड़ रुपए की जमीन को निजी तौर पर बेचने के विवादित सेल डीड को अवैध और शून्य घोषित कर दिया है, नल एंड वाइट। जो अरुलमिगु मठ है, जिसे हम पलानी मठ कहते हैं, पलानी जगह पर है, उस मठ की 100 करोड़ रुपए की जगह को बेचने के लिए इसकी डीड को
नल एंड वॉइड कर दिया है। यह जमीन 1888 मठ को धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान दी गई थी। इस डीड में इस जमीन की किसी भी प्रकार की व्यावसायिक बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध था। वर्तमान यह जमीन पलानी मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त पार्किंग के रूप में इस्तेमाल होती है। मठ की संपत्ति पर सरकार के एचआरएनसी हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की देखरेख के तहत आती है। जब इसको बेचा गया तो फिर इस पर कैंसिल कर दिया, भाई ये बेच ही नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो अब बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, किस तरह की लगी? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक-एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नोट्स बना लोगे तो ध्यान रखना साल भर में आपके 2-3 रजिस्टर बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिवीजन करते समय आप में उसमें से बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में मिल जाएंगी, डैम श्योर मिल जाएंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।